हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मैं हूं आपका अमर और हम लोग जो है क्रॉनिकल की मैगजीन को कवर कर रहे हैं। और आज हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास और उससे संबंधित जो घटनाएं हैं जिसको इस मैगजीन ने अच्छे से कवर किया है, उस पर फोकस करेंगे। आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ट्राई को समझ लीजिए, ट्राई क्या होता है। तो ट्राई इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि ट्राई क्या है। तो ये जो है टेलीकम्युनिकेशन जो होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितना भी है उसको कंट्रोल करता है। और एक टर्म यूज हो रहा है, क्या नाम उसका, नाटेम। याद रखिए NATEM, नाटेम, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इसका फुल फॉर्म को देख लीजिए। एन फॉर नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी दूरसंचार या नेटवर्किंग से संबंधित जो हार्डवेयर होते हैं ना, हार्डवेयर, उसके प्रोडक्शन को लेकर वो बात करता है। और उसके बाद हम लोग देख लेंगे एक और यहाँ पर पॉइंट है, एक आपको देखने को मिलेगा डॉटर फंड क्या होता है। तो डॉटर फंड वही है कि आपको जो है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन तमाम चीज़ों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपको जो है एक जो डॉटर फंड जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, ताकि टैक्स में छूट दिया जा सके और उसके उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए क्या करना है, उसको प्रोत्साहन करना है। उसको लेकर जो है डॉटर फंड बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज याद रखिएगा, एक ट्राई, एक डॉटर फंड, और एक होता है नाटेम। नाटेम क्या है, तो वही नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का जो है एक पहल शुरू किया गया है ट्राई के द्वारा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की बात करना है। इसमें कहा जा रहा है कुल मिलाकर कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट में जो खर्च होता है ना, उसका क्या योगदान है। देखिए, ट्राई से संबंधित इस फैक्ट को याद रखिएगा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको ट्राई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया है 1997 में। क्लियर है, तो ये हो गया। अब हम लोग भारत में स्टेटस देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर। तो भारत में अपने जीडीपी का मात्र 0.7% ही खर्च करता है। मान लीजिए जीडीपी भारत का 100 रुपया है, तो उसका 0.7% ही जो है ना खर्च करता है रिसर्च और डेवलपमेंट में। अगर हम लोग डेवलप कंट्री की बात करें तो लगभग वहां का एवरेज है 1.5 से लेकर 3% जीडीपी का, जो कि भारत का काफी कम है। और अगर बात करें हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र का, तो देखिए भारत में क्या होता है, भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो हिस्सा है ना 63% है, जबकि डेवलप जो कंट्री जैसे कि अमेरिका, चाइना, वहां पर देखिए अमेरिका में 24% और चाइना में 23%। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो कि अमेरिका और चीन में जो है यहाँ पे प्राइवेट को काफी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्राइवेट प्लेयर लोग। जापान में भी देख लीजिए 21%, लेकिन भारत में 63% है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपका रिसर्च और डेवलपमेंट में जो है उसको जो है कम आंका जा रहा है। फिर देखेंगे कि नवाचार सूचकांक जो वर्ल्ड का होता है, इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग कितना है, तो रैंक है 40, 2022 की आंकड़ा का बात करें तो। और एक और फैक्ट याद रखिएगा कि भारत में अनुसंधान और विकास की गतिविधियां में जो FDI आता है वो ऑटोमेटिक रूट से आता है, और इसमें 100% पूरा दिया गया है। तो ये 4 फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए कि दूरसंचार क्षेत्र में क्या क्या स्कीम चल रहे हैं। तो एक PLI योजना जो है लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा 2018 में। इसका मतलब क्या था, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव। ये जो है दूरसंचार क्षेत्र के जो विकास हेतु जो उत्पाद होते हैं ना, प्रोडक्ट होते हैं, उसके विकास में काम करेगा। देखिए 4G और 5G जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो है C.DOT के द्वारा बनाया गया। C.DOT का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स। फिर देखेंगे भारत और यूनाइटेड किंगडम, यूके ने एक जो है समझौता किया है, उसका नाम है UKIIFB, भारत यूनाइटेड किंगडम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज। इसका मकसद क्या है, तो जितना भी बुनियादी ढांचा है भारत में उसमें जो इन्वेस्टमेंट करेगा यूके वाला, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा यूके से। तो कुल मिलाकर यह भारत की राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाने के लिए एक सहयोगी पहल है। भारत क्या करेगा, यूके का इन्वेस्टमेंट लेगा और उसका जो है टेक्नोलॉजी का भी यूज करेगा। तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण ये जो है समझौता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, UKIFB क्या है, हाल की चर्चा में रहा या हाल के खबरों में रहा UKIFB क्या है, तो आपको पता ही है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक समझौता हुआ है। जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो है ये अपना टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट करेगा, भारत जो है
इसका लाभ उठाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर देखेंगे हम लोग नेशनल वाटरवेज के बारे में। अभी तक कुल भारत में 111 है, लेकिन उसमें से मात्र 23 गो है, 23 गो ऐसा है जिसमें ऑपरेशन में है, जो वर्क कर रहा है। अगर परिवहन की अगर बात की जाए तो पूरे देश में जितना परिवहन होता है ना, उसका मात्र 2% ही जो है आपका जलमार्ग के माध्यम से होता है, अगर अंतर्देशीय जलमार्ग की बात करें तो। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग सर्कुलर इकोनॉमिक पे। देखिए यहाँ पे बस इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, वो हो जाएगा कवर। अगर चक्रीय इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, इसमें आपको कुल मिलाकर यही देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कहाँ गया वो टर्म, यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है, रिपेयर की बात होगा, ठीक है, रिसेल की बात होगा, रिफर्बिशमेंट की बात होगा, रिसाइकलिंग की बात होगा। अगर इन टर्मों का यूज हो रहा है, इन तरह की गतिविधियों का यूज हो रहा है, तो आप समझ लेना कि सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात हो रहा है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उसकी उपयोग की अवधि होता है, जो यूज करने की अवधि होता है, उसको बढ़ाने पे जोर दिया जाता है, ताकि उसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, उससे हमारे अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसमें कमी देखने को मिलेगा। फिर प्रतिस्पर्धी एक कॉम्पिटेटिव माहौल होगा, पॉजिटिव कॉम्पिटेटिव माहौल का विकास होगा, साथ ही रोजगार का सृजन होगा। क्लियर है। फिर देखेंगे कि जो फूड को लेकर जो मुद्रास्फीति है, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, कि आए दिन देखोगे कि चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, अचानक से घट जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को जो रोकने के लिए जो है काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। उसमें से एक है कि बफर जोन, बफर स्टॉक बना के रखना होगा। जो भी अस्थिर वाला जो दाम होता है, जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, पता चलेगा कि अभी देख रहे हो कि न्यूज़ में कि प्याज का दाम अचानक बढ़ गया, कुछ दिन पहले टमाटर का दाम अचानक बढ़ गया। तो इससे क्या होता है कि लोगों का जो फूड है ना, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो उसी के लिए बफर स्टॉक बनाने की बात की जा रही है। फिर शीत भंडारण, जो कि क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे स्टोर किया जाता है अनाज को, तो उस तरह के आधारभूत संरचना के विकास के लिए बात किया जा रहा है। अगर भारत सरकार जो है कुछ और कदम भी उठाती है, जैसे कि निर्यात पे रोक लगा देती है, एक सीमा लगा देती है कि इससे ज़्यादा आप निर्यात नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर चीज़ें के दाम अगर यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो उसको निर्यात बंद करके हम उसके दामों को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर क्या होता है कि गेहूं के जो व्यापारी हैं, जो मिल मालिक हैं, उनके अनाज भंडार की सीमा आरोपित किया जाता है। फिर निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी कर दिया जाता है। ये तमाम जो है कदम सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। फिर देखेंगे पैनोरमा रिसर्च क्या है। देखिए न्यूज़ में आया है पैनोरमा रिसर्च क्या है, तो कुल मिलाकर देखिए तो प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार परिषद है ना, उनके द्वारा ये जो है एक रिसर्च पेपर निकाला गया है। और इसमें जो है कुल मिलाकर यही बात किया गया है कि जो भारत में 57% जो श्रमिक हैं वो निम्न और अर्ध कुशल है, मतलब कुशल बहुत कम है, वो लो लेवल के हैं, मतलब उनमें स्किलिंग की जो है काफ़ी आवश्यकता है उनके अंतर्गत। फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और 15% जो श्रमिक है वो हाईली स्किल हैं। तो इस तरह की जो है बातें आपको इस प्रकार के जो है आपको मिला है किसमें, इस रिपोर्ट में, पैनोरमा रिपोर्ट। नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और न्यू नैरेटिव। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और न्यू नैरेटिव। एक रिपोर्ट आया है, एक दस्तावेज निकाला गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और न्यू नैरेटिव, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस प्रकार का जो दस्तावेज है किस संस्था के द्वारा निकाला गया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा निकाला गया है। कुल मिलाकर इस दस्तावेज में ये बात किया गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है ना, उनमें इनोवेटिव आइडिया को, जैसे कि वहाँ पे आपको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी की बात किया जा रहा है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जा रहा है, जिससे कि प्रोडक्शन जो है काफ़ी हाईली और अपडेटेड हो, जैसे इंफॉर्मेशन, ऑटोमेशन, कंप्यूटेशन, सॉफ्टवेयर, सेंसिंग, नेटवर्किंग आदि पर निर्भर करता है इस तरह का प्रोडक्ट। तो कुल मिलाकर यही है। और बाकी जो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है इंपॉर्टेंट चीज़, फिर यहाँ पे आपको ये मिलेगा बिलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, याद रखिएगा, और लार्ज डिफॉल्टर्स के साथ व्यवहार संबंधी दिशा निर्देश। देखिए सरकारी बैंकों में क्या होता है, एनपीए का एक बहुत बड़ा समस्या है। तो बिलफुल डिफॉल्टर किसको कहते हैं, बस डिफिनेशन को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिलफुल डिफॉल्टर एक ऐसा उधारकर्ता होता है, उधारकर्ता मतलब ऐसा जो उधार लिया हुआ है, ठीक है, या गारंटर होता है, जो ऋण चुकाने में सक्षम होता है लेकिन वो फिर भी चुकाता नहीं है,
जानबूझ के नहीं चुकाता, इसको बोलते हैं बिलफुल डिफॉल्टर। ठीक है, इसका एक क्राइटेरिया है कि अगर 25 लाख से अधिक या उससे अधिक होना चाहिए, इसको बिलफुल डिफॉल्टर बोला जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि एक यहाँ नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग बेसल थर्ड जो है, बेसल थर्ड क्या है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं काफ़ी बार। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बेसल थर्ड को समझ लेते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों का एक समूह है। तो बैंक को एक नियम को फॉलो करना होता है, इंटरनेशनल एक नियम बनाया गया है। तो बेसल थर्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों का एक समूह है, बस इतना ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, अगर उसमें कमी होता है तो इसका मतलब आप क्या समझते हो। अगर बैंकों के पास अगर लिक्विडिटी कम होता है तो इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग। बैंकिंग प्रणाली में अगर तरलता की कमी होता है ना, तो सामान्य अर्थ यह है कि बैंकों के पास पैसा कम है ग्राहकों को उधार देने के लिए, तो इसका मतलब ये हो जाता है। फिर आपको रिवर्स रेपो रेट देखने को मिलेगा। इसका जो चर्चा हम लोग काफ़ी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, फिर सरकारी बॉन्ड क्या होता है, ठीक, गवर्नमेंट बॉन्ड। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, सीबीडीसी क्या हो गया, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी में जो है इस बार फुल फॉर्म पूछा गया है जीपीटी का। तो बहुत लोग इसको जो है गेस नहीं कर पाए थे कि जीपीटी का कभी फुल फॉर्म पूछेगा, लेकिन पूछ के काफ़ी जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था। इसलिए यहाँ पे सीबीडीसी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये होता क्या है, तो ये भी जो एक मनी की तरह ही होता है, लेकिन ये डिजिटल होता है। मनी को क्या करता है, केंद्रीय बैंक जो है लीगल टेंडर बनाता है, उसी प्रकार ये डिजिटल करेंसी को भी जो है केंद्रीय बैंक क्या बनाता है, लीगल टेंडर बनाता है। इसको दो तरीके से जो लागू किया जाएगा, एक रिटेल में इसको जारी किया जाएगा, एक होलसेल में। ठीक है, अगर निजी क्षेत्र हो गया, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, व्यवसाय हो गया, तो वहाँ पर रिटेल वाला काम करेगा। जहाँ पे आपका अगर वित्तीय संस्थान होगा, ठीक है, जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं उनके लिए जो होलसेल वाला यूज होगा। तो आप इन्हें याद रखिएगा। फिर देखेंगे एनबीएफसी क्या होता है। तो एनबीएफसी जो है ना, इसको जो है रिजर्व बैंक जो है कंट्रोल करता है, और कभी कभी कुछ एनबीएफसी को जो है सेबी हो गया, इरडा हो गया, और ये तमाम जो संस्थाएं भी कंट्रोल करती है। तो एनबीएफसी फिर और नॉर्मल बैंक में क्या फर्क होता है, तो दो फर्क होता है यहाँ पे। देखिए, अगर आपका जो पैसा जो है नॉर्मल बैंक में जमा होता है ना, तो उसका कुछ रेशियो जो है बीमा कवर होता है, कि अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है भविष्य में, तो आपकी जो है पैसे कुछ रेशियो आपको सुरक्षित रहेगा। लेकिन एनबीएफसी में अगर पैसा जो रहता है वो बीमा कवर नहीं होता है उसका, ठीक है, वो जो है आपका इंश्योरेंसेबल। अब बात करेंगे हम लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के बारे में। कुछ नहीं, बस इसके बारे में हम लोग डेफिनेशन को समझ लेंगे, ये कितने लोगों को रोजगार देता है उसको जान लेंगे, कितना इसमें पंजीकरण है उसको जान लेंगे। बस इन तमाम फैक्ट को देख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ICRIER क्या है। आपने नीति आयोग का नाम सुना है ना, वो क्या है, थिंक टैंक है ना। उसी प्रकार ICRIER भी क्या है, एक थिंक टैंक है, याद रखिएगा इसको। इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो अगर आपको पता चल जाए कि हमारे बिजनेसेस को, हमारे जो उद्योग है उसको बाहरी आघात जो है, बाहरी शक्ति, बाहरी ताकतों से जो है उसको क्षति पहुंचने वाला है, तो ये जो सलाह देता है, एक नीतिगत सलाह देता है सरकार को कि आप इस तरह की नीति को फॉलो करें। ठीक है, अब आ जाते हैं एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लगभग 19.3 मिलियन जो है रजिस्टर्ड है एमएसएमई, और ये जो है 131 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। दो फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट देख लीजिए, 96.2% तो सूक्ष्म उद्योग हो गया, 3.4% लघु उद्योग हो गया, और 0.4% जो है मध्यम प्रकार के उद्यम हो गए। ये तो अच्छी बात है। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि इसके प्रकार कितने हैं। इसके कुल 3 प्रकार होते हैं। एक सूक्ष्म किसको बोलेंगे, लघु किसको बोलेंगे, और मध्यम किसको बोलेंगे। जहां पर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपया है और टर्नओवर जो है 5 करोड़ रुपया है, अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है तो समझेंगे कि वो सूक्ष्म उद्योग है। लघु की अगर बात की जाए तो जहां पे 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 50 करोड़ का टर्नओवर होगा, तब हम समझेंगे कि वो लघु उद्योग के बारे में बात कर रहा है। अगर मध्यम उद्योग की अगर बात की जाए तो जहां पे 50 करोड़ का टर्नओवर हो, सॉरी माफ कीजिएगा, हमें 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और 250 करोड़ का वहां पे क्या होगा, टर्नओवर हो। जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है आपका, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को देख लीजिए। तो ये इंडेक्स आपको बैंकिंग के बारे में, निवेश के बारे में, बीमा के बारे में, डाक और पेंशन के बारे में आपको एक जानकारी, एक संदेश, ठीक है,
पूरे देश का जो है आपको जानकारी मिल पाएगा या विवरण मिल पाएगा। तो ये इंडेक्स की बात हो गया जिसको आरबीआई रिलीज करता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हो गया, जो व्यक्ति हाशिए पर है, जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़े, अगर उनको हम लोग जो है सस्ती और उचित वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं तो उसको हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन की संज्ञा देते हैं। तो भारत सरकार ने ऐसा क्या कदम उठाया है फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत करने के लिए? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आपको पता ही होगा 2014 में, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च किया गया, स्टैंड अप इंडिया को लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री वय वंदना को योजना जो है लॉन्च किया गया है, और भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति। ये तमाम फैक्ट जो है मेंस में लिखने के काम आएंगे कि सरकार के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाया गया। तो ये 5-6 जो है आप स्कीम की चर्चा कर देंगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर स्थिति में होंगे बाकी लोगों से। अगर हम लोग आर्थिक अपराध के बारे में अगर बात करें तो देखिए, एक भगोड़ा होता है जो आर्थिक अपराध करके जो है भारत से भाग जाता है, जैसे विजय माल्या हो गया, ठीक, नीरव मोदी हो गए, ये तमाम नाम आपको सुनने को मिलेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि भगोड़ा किसको बोलते हैं। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि वह व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मामला, ठीक है, आपराधिक आर्थिक अपराधों में शामिल है, 100 करोड़ का कोई घोटाला कर दिया गया हो और जिसके खिलाफ जो है वारंट जारी कर दिया गया हो और भारत से भाग गया हो मुकदमे से बचने के लिए, तो उस तरह के लोगों को हम लोग भगोड़ा बोलेंगे, ठीक है। और एक अंग्रेजी में टर्म है फ्यूगेटेशन, शायद फ्यूगेटेशन बोलते हैं इसको, भगोड़ा को, ठीक है। तो आप लोग देख लोगे इसको। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि अगर जो विशेष न्यायालय होता है ना, थोड़े से मिसलेनियस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम होता है और न्यू पेंशन स्कीम होता है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब क्या समझते हैं यहाँ पे, तो देखिए, तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान बोलते हैं पुरानी पेंशन योजना को। इसके तहत जो भी रिटायर्ड होते हैं कर्मचारी, उनको एक निश्चित जो है मासिक पेंशन मिलता है और ये पेंशन जो है लगभग उनका जो इनकम होता है, आय होता है, उसका 50% होता है, ठीक है। और जो भी पेंशन मिलता है ना वो टैक्स से छूट होता है। तो दो चीज याद रखिएगा ओल्ड पेंशन स्कीम के में। न्यू पेंशन में क्या होगा कि इसका 60% जो है आपका टैक्सेबल तो नहीं होगा, लेकिन 40% जो है टैक्सेबल होगा और एक बार में आप पूरी राशि नहीं निकाल पाएंगे। और इसमें जो है कंट्रीब्यूशन का भी बात करता है, अगर आप 14% जो है आपको कंट्रीब्यूट करना होता है न्यू पेंशन स्कीम में, ये ठीक हो गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रधानमंत्री शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, या फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। यहाँ पे जो है फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए इस तरह की प्लानिंग की गई है। फिर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कोयला वाला। कोयला मंत्रालय ने खदानों से कोयला का